वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम करेंगे BS एग्जाम हिस्ट्री पेपर 2 की यूनिट 6 का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने फांसीवाद को डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर के नोट्स या PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नाजीवाद। तो जिस तरीके से हमने फांसीवाद को देखा था कि फांसीवाद सिंपल मुसोलिनी की एक विचारधारा थी जिसमें वो लोकतंत्र शासन की बुराई करता है और जो तानाशाह शासन है उसकी एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको प्रेज करता है या फिर उसकी प्रशंसा करता है या फिर उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, तो नाजीवाद और फांसीवाद दोनों ही एक विचारधाराएं हैं जो कि 1920 से लेकर 19 हम कह सकते हैं 40 के दशक तक पूरे यूरोप में या फिर पूरे यूरोप के कुछ हिस्सों में, मेनली जर्मनी और इटली में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो नाजीवाद को जन्म दिया है यहाँ पे एडोल्फ हिटलर ने। 1920 के दशक में एक नाजी पार्टी की स्थापना की हिटलर ने, और ये विचारधारा कुछ इस तरीके का प्रदर्शन या कुछ इस तरीके के विचारों को ये पार्टी प्रदर्शित करती थी कि जो तानाशाही शासन, तानाशाही प्रणाली है वो काफ़ी अच्छी है और जो लोकतंत्र है उसका ये तिरस्कार करते हैं। ठीक है, कुल मिला के दोनों ही पार्टी काफ़ी हिंसक थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंसक या हिंसा के प्रमाण जो हमें देखने को मिलते हैं वो नाजीवाद से मिलते हैं। नाजीवाद अपने या नाजीवादी अपने समय के बहुत बड़े हिंसक पार्टियों में गिने जाते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में इन्होंने जिप्सीज और ज्यूज की हत्या की थी। ठीक है, अब जर्मनी में नाजीवाद का उदय या हिटलर का उदय आपसे पूछा जाता है तो उसका बैकग्राउंड आप कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लास्ट में आपने देखा होगा कि जर्मनी पर वर्साई की संधि आरोपित की गई थी, जो कि एक तरफा संधि थी कि उसके सारे ही जो प्रावधान थे वो सिर्फ जर्मनी पर आरोपित किए गए। बहुत सारे टैक्सेस वहाँ पे या बहुत सारी जो ट्रीटीज़ थी वो केवल जर्मनी को साइन करनी पड़ी। बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अपने कोल स्टॉक्स, अपनी लैंड, अपने लाइफ स्टॉक्स, काफ़ी चीज़ें जर्मनी को वहाँ पे एज अ फाइन पे करनी पड़ी। ठीक है, तो उसी की वजह से यहाँ पे हिटलर ने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाया और वहाँ की जनता को हिटलर ने ये आश्वासन या ये एक तरीके से भरोसा दिलाना शुरू किया कि उनकी हार का या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनकी हार और उसके बाद में उन पर इतनी बड़ी संधि का आरोपित होना केवल और केवल वहाँ के शासन की नाकामयाबी है, तो जिसके लिए उनको एक अच्छे शासक की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक तरीके से लोकतंत्र के शासन की बुराइयाँ यहाँ पे इन्होंने लोगों को समझानी शुरू की और जनमत ग्रहण करने की कोशिश की, लोगों को अपने पक्ष में करने की इन्होंने कोशिश की। जर्मनी में क्रांति के फैलने से जर्मन राजशाही का पतन हो जाता है। तो ये जो क्रांति यहाँ पे फैली है इसमें हिटलर का पूरा पूरा रोल है और हिटलर को जो मोटिवेशन मिली वो मुसोलिनी से मिली है। ठीक है, वो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो नाजियों ने युद्ध में अपनी हार और वर्साई की संधि के प्रावधानों के कारण कई जर्मनी द्वारा महसूस किया गया जो अपमान है उसका फ़ायदा उठाया और लोगों को अपनी ओर करना शुरू किया यहाँ पे हिटलर ने। ठीक है, अब युद्ध के अंत में हिटलर जो था वो कहाँ चला जाता है? म्यूनिख। देखिए म्यूनिख या ये जो म्यूनिख वर्ड है ये जर्मनी में एक जगह है, मुनीच नाम से भी कई जगह पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहाँ चला जाता है और 1920 के शुरुआत में वो दक्षिणपंथी राजनीतिक संगठन में शामिल होता है। तो ये जो समूह है वो सहमत करता था इस बात पे कि जर्मनी को वर्साई संधि जो है वो रद्द कर देनी चाहिए। और जो वहाँ की नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, हालांकि जिस पार्टी का मुख्य नेता बाद में हिटलर बन जाता है उस पार्टी का नाम बदल के वो नाजी रख देता है और उसकी विचारधारा ही इतिहास में नाजीवाद के नाम से फेमस है। इस पार्टी का जो प्रतीक है वो क्रॉस का एक चिन्ह या स्वस्तिक को चुना जाता है और हिटलर को जल्द ही नाजी पार्टी का नेता भी चुन लिया जाता है। काफ़ी सारे इस तरीके के भाषण इसने दिए अपने कार्यकाल में, जिससे कि जल्द ही लोगों का भरोसा इस पे हो जाता है, मतलब लोग इस पर भरोसा कर लेते हैं काफ़ी जल्दी और ये सत्ता हासिल करने में कामयाब हो जाता है। रोम पर मुसोलिनी के मार्च से ये प्रेरित होता है और हिटलर ने भी इसी तरीके से म्यूनिख की सरकार को वहाँ से उखाड़ फेंका। ठीक है, अब हिटलर पर देशद्रोह के मुकदमे भी चले, लेकिन देखिए उनको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। हालांकि 5 साल की सज़ा भी इसको होती है, लेकिन 9 महीने में ही ये जेल से रिहा हो जाता है। और 1930 के दशक में हिटलर ने यहूदी, गुलाम, जिप्सी इन सभी को गैर आर्यन या हीन घोषित किया और उन पर आरोप भी लगाया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी हार का कारण यही लोग थे। तो काफ़ी बर्बरता से इन जनजातियों को या इन जातियों को वहाँ पे हिटलर ने ख़त्म कर दिया। जितने भी यहूदी या जिप्सीज हैं कहा जाता है उनको ढूंढ ढूंढ के मारा गया, कुछ बंकर्स में उनको बंद करके जहरीली गैसें वहाँ पे प्रवेशित की गई और इस तरीके से इनकी हत्याएँ की गई बहुत बड़े स्केल पर। ठीक है, जिसको इतिहास में जीनोसाइडल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। देन 1932 में वो एक राजनीतिक शक्ति बन जाता है और काफ़ी बड़ी राजनीतिक शक्ति वो बन जाता है। तो यहाँ पे ये सोशलिस्ट जो जर्मनी पार्टी थी उसका नाम बदल करके नाजी पार्टी रख देता है। ठीक है, जर्मनी के जो राष्ट्रपति थे पॉल वॉन,
वो हिटलर को वहाँ का मतलब जर्मनी का क्या बना देते हैं, चांसलर बना देते हैं। अपने इस पद का ये फ़ायदा बखूबी उठाता है। हिटलर ने वैध तरीके से फिर वहाँ पे सत्ता हासिल की जनमत के थ्रू, ठीक है। हिटलर ने सभी विपक्षी दलों को वहाँ पे गैरकानूनी घोषित कर दिया। यहाँ से सेम वही विचारधारा पढ़ने को या देखने को हमें मिलती है जो कि फांसीवाद में हमने देखी थी कि मुसोलिनी की तरह हिटलर ने भी वहाँ पे हिटलर की पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, सबको गैरकानूनी घोषित कर दिया और सारे अपने विरोधियों को जेल में डाल दिया। जर्मनी में यहूदी विरोधी विचारधारा फैल जाती है और यहूदियों पर हमले होने लगते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, अपने आप को मजबूत करते हुए 1939 में हिटलर ने फिर पोलैंड पर आक्रमण किया और जहाँ से फिर शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध की, ठीक है। अब पर देखिए इसका जो अंत हुआ है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपकी एक अलग से सेपरेट यूनिट है, वहाँ पे आप इन चीज़ों को पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ कंक्लूजन में इतना देंगे कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार होती है तो हिटलर को अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि देखिए हिटलर की हार में कहीं ना कहीं यहाँ पे जर्मनी के अलावा इटली या जितने भी राष्ट्र उस समय जर्मनी से मिले हुए थे वो जिम्मेदार थे, क्योंकि जब जापान और बाकी सब हारने लगते हैं तो कहीं ना कहीं जर्मनी भी कमज़ोर हो जाता है और हिटलर अपने बंकर में खुद को ही गोली मार लेता है, ठीक है। अब उसके बाद फांसीवाद और नाजीवाद में क्या अंतर है, उनकी विचारधाराओं में अंतर आपसे पूछा जा सकता है, तो ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज फांसीवाद और नाजीवाद हमने दोनों वीडियोस में पढ़ा ही है, उसके आधार पर आप बिंदुओं में इस अंतर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट रहेगी USA का जो इकोनॉमिकल डिप्रेशन है, ग्रेट इकोनॉमिकल डिप्रेशन जिसको आप कहते हैं, वैश्विक महामंदी, महामारी, और उसके अगेंस्ट जो चर्चिल ने न्यू डील पॉलिसी लागू की थी वो। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।